हेलो फ्रेंड, मल्ली टेक के ईवीले में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो लोकल ईवी चार्जर में यूज होने वाले प्राइमरी सर्किट के बारे में। कि जो लोकल ई बाइक के जो ई बाइक के जो चार्जर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोकल ईवी चार्जर का मतलब लोकल चार्जर का यूज करती हैं अपने ई बाइकों में। तो आज हम उस चार्जर के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो प्राइमरी सर्किट होता है वो प्राइमरी सर्किट कब और कैसे चालू होता है, प्राइमरी सर्किट से क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, अगर प्राइमरी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या चीज़ हमें चार्जर में देखने को मिलता है। और आज हम ये भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जब भी हम लोकल ईवी चार्जर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी सर्किट कैसे स्विचिंग मोड में जाता है और कैसे वो चार्जिंग आउटपुट देता है, कौन कौन से आईसी का यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और प्राइमरी सर्किट में आने वाले एक एक प्रॉब्लम के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि लोकल के जो ईवी चार्जर आते हैं अगर प्राइमरी सर्किट में प्रॉब्लम आती है, जैसे ज़्यादातर तो हमें देखने को मिलता है डेड चार्जर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो चार्जर जो होते हैं ज़्यादातर डेड कंडीशन में आते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सब कुछ ओके होने के बावजूद भी जो गेट ड्राइवर आईसी होती है वो गेट ड्राइवर आईसी पल्स आउट नहीं करती है। और बहुत सारे चार्जरों में देखते हैं कि सप्लाई देते ही, आपने देखा होगा लोकल ईवी चार्जर में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि सप्लाई देते ही फ्यूज आपका ओपन हो जाना, और फ्यूज जब भी ओपन होता है तो वो मॉसफेट को शॉर्ट कर देता है, आईसी को भी कभी कभी नुकसान देता है। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर लोकल ईवी चार्जर आपके पास रिपेयर होने आता है तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उस डेड चार्जर को रिपेयर करोगे, कौन कौन से सेक्शन आपको कौन कौन से सर्किट आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी आपको लोकल चार्जर में बहुत हद तक सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी लोकल चार्जर आएगा तो बहुत ईजी तरीके से आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि देख सकते हैं हमने इसका डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, सिर्फ हमने एक पार्ट बनाया है, हम इसको दो पार्ट में लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट ये रखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को समझेंगे तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट को समझेंगे कि सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, बैटरी लगाने से चार्जर चार्जिंग मोड में कब जाती है, कैसे उसको फीडबैक मिलता है, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन पहले हम एक पार्ट को समझेंगे और ये हमारी होती है प्राइमरी पार्ट्स होगी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी पार्ट्स को ही समझेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्योंकि हमने इसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। सिर्फ हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं मेंशन की है, कुछ कंपोनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी है, कुछ कंपोनेंट की वैल्यू हमने नहीं मेंशन की है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे इस सर्किट पे चलेंगे तो हम आपको एक एक कंपोनेंट की वैल्यू, उसकी सारी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि समझते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट को यानी AC लाइन फिल्टर सर्किट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके बाद हम ये सारे सर्किट के बारे में समझेंगे। और ये गेट ड्राइवर आईसी जो होती है, जो आपके प्राइमरी में लगी होती है, कौन कौन सी आईसी होती है और ये कैसे काम करती है, कैसे चालू करती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चार्जर को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, AC सप्लाई कनेक्ट करके हमें उसको AC सप्लाई देनी होती है। क्योंकि अगर कोई भी चार्जर की, अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करें किसी भी चार्जर में, तो आपके पास पहला होता है AC वोल्टेज होता है, फिर AC से आपको DC बनाना पड़ता है, फिर DC से जब AC बनाते हैं तभी आपका प्राइमरी सर्किट में लगा मॉसफेट और मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा। जब वो DC से AC बनेगा तब हमें चार्जिंग आउटपुट देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ये चीज़ें होती है प्राइमरी में। तो AC आपका इजी होता है क्योंकि AC सप्लाई, अगर आपका ये सर्किट ओके होगा, जब भी आप यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो इन कंपोनेंट से होते हुए सप्लाई कहाँ पे पहुँचती है, ब्रिज पे पहुँचती है। ब्रिज का काम क्या होता है कि उस AC को अनप्योर DC करना। ठीक है, उस ब्रिज का काम यही होता है रेक्टिफिकेशन करना, क्योंकि रेक्टिफायर डायोड होता है। लेकिन हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो 220 सप्लाई जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलता है ये होता है AC फ्यूज होता है। AC फ्यूज आपका होता है या तो 10 एम्पियर का होगा या 15 एम्पियर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसके पास इससे कम एम्पियर आता है तो ये बहुत इजी तरीके से क्या करेगा, सप्लाई को आगे पास करता रहेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एम्पियर आएगा तो फ्यूज़ क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि जितने एम्पियर की कैपेसिटी होती है वो उतने एम्पियर को झेलता है।
तो ये यहाँ पे पहला फ्यूज लगा होता है। बहुत सारे चार्जरों में देखते हैं लोकल में तो यहाँ पे एमओबी लगा दिया जाता है। एमओबी का काम होता है प्रोटेक्शन देना, लेकिन इस चार्जर में अगर देखेंगे तो कुछ चार्जरों में सिर्फ फ्यूज ही लगाकर डायरेक्ट सप्लाई किसको दी जाती है, ब्रिज को दे दी जाती है। लेकिन बहुत सारे चार्जरों में देखेंगे तो कुछ फिल्टर सर्किट का भी, फिल्टर कंपोनेंट्स का भी यूज किया जाता है। जैसे इस चार्जर में यूज किया गया है एलसीआर का काम होता है कि अनवांटेड नॉइज को या अनवांटेड चीज़ों को रोकना और आगे प्योर सप्लाई को पास करना, जिससे आगे वाले कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। तो एलसीआर सर्किट का यूज किया है। एल का मतलब कॉयल होता है, सी कैपेसिटर, आर रजिस्टर होता है। ये इन कंपोनेंट का वर्क होता है कि अगर ये कंपोनेंट एसी सप्लाई में लगे होते हैं तो इनका काम क्या होता है, जैसे कि 220 वोल्ट जब भी आप देते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे, एक तो आपका वोल्टेज होता है प्लस एम्पियर होता है। एम्पियर का लिमिटेशन होता है कि इतने ही एम्पियर को यहाँ से पास कराया जा सकता है। और यहाँ पे क्या होती है, मिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। मिक्स फ्रीक्वेंसी यानी जब भी आप सप्लाई यहाँ से देते हैं तो यहाँ से मिक्स फ्रीक्वेंसी जाने की कोशिश करेगी। अगर मिक्स फ्रीक्वेंसी जाएगी तो ब्रिज रेक्टिफायर प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपके चार्जर में नॉइज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसकी सप्लाई देते ही नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एसी की मिक्स फ्रीक्वेंसी पास कराई जाएगी तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है अनवांटेड नॉइज़ को आगे पास करा देना। तो इन तीनों कंपोनेंट का काम ये होता है कि जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है या जिस फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को ये तीनों कंपोनेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। जैसे एक्स क्लास कैप जो होता है, या इसको ऑसिलेटर कैपेसिटर भी कहा जाता है, ये क्या करता है, हाई को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रोक लेता है, यानी ब्लॉक कर देता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी जब भी इसके पास से जाएगी तो इसका रजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, यानी ताकतवर हो जाता है, इसलिए हाई को पास कर देता है। जब लो फ्रीक्वेंसी इसके पास जाती है तो इसका रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जब रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो लो फ्रीक्वेंसी को यहीं पे रोक लेता है, या इधर से इधर पास करके उस लो फ्रीक्वेंसी को खत्म कर देता है। अब यहाँ पे होता है जब हाई फ्रीक्वेंसी जाती है तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे रजिस्टर को लगाया गया ओनली स्पीड को कम करने के लिए, ताकि स्पीड से कॉयल को वोल्टेज ना मिले, जिससे कॉयल बहुत स्मूथ तरीके से उसको एसी को आगे पास करा सके। तो इन कंपोनेंट से सप्लाई होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, ब्रिज पे। अब जब ब्रिज पे आपकी सप्लाई जाती है तो यहाँ पे देखेंगे ब्रिज का काम क्या होता है, क्योंकि ये 4 डायोड से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करेगा, इस एसी में से नेगेटिव चीज़ों को रोकेगा और पॉजिटिव को यहाँ से पास कर देता है। यानी ब्रिज का काम होता है अनप्योर डीसी वोल्टेज पास करना। अनप्योर, ये प्योर डीसी नहीं पास करता है, ये अनप्योर डीसी पास करता है। अब अनप्योर डीसी वोल्टेज जब यहाँ पे पास करता है, वही अनप्योर डीसी वोल्ट किसको दिया जाता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर को दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, उसको प्योर डीसी करता है। यानी जो अनप्योर डीसी आया है उसमें कुछ एसी पल्स भी आ जाता है। उस एसी पल्स को ये क्या करेगा, जब ये चार्ज होने लगता है तो उसको ग्राउंड करके यहाँ पे प्योर डीसी वोल्टेज बनाता है। अब अगर देखेंगे तो ब्रिज एमएफसी के बीच में एनटीसी का यूज किया गया है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस काम होता है। इस एनटीसी का स्पेशली काम होता है फ्यूज और मॉसफेट को बचाने का काम। यानी इस एनटीसी का काम होता है कि मॉसफेट और तुम्हारे एसी फ्यूज को बचाने का काम करता है। देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में समझे, जैसे इसको सप्लाई दिया जाता है, कैपेसिटर एम्प्टी होता है, ये यानी ब्लैंक होता है। तो जैसे इसको वोल्टेज मिलता है, ये स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करता है। स्पीड से चार्ज होगा, ज़्यादा वोल्टेज अपने अंदर स्टोर करेगा, ज़्यादा वोल्टेज पास करा के मॉसफेट आपका शॉर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर चार्जरों में जब भी सप्लाई देते हैं तो ये फ्यूज ओपन होता है, आवाज़ आएगी, फ्यूज ओपन होगा, और जब इसको चेक करोगे मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। उसका रीज़न यही होता है, जब ये स्पीड से चार्ज होता है तो लाइन न्यूट्रल की स्पीड बढ़ जाती है। जब लाइन न्यूट्रल की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे करंट भी आपका, करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। करंट ज़्यादा आने से फ्यूज क्या करता है, ओपन हो जाता है, और ये स्पीड से बहुत सारा वोल्टेज जब तक अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिससे मॉसफेट को ये शॉर्ट कर देता है। तो ये कंडीशन आती है। तो ये एक कहते हैं पावर झटका। यानी जब भी हम सप्लाई देते हैं तो एक पावर का झटका लगता है, और वो पावर का झटका लगाने का काम कौन करता है, फिल्टर कैपेसिटर। इसीलिए उस पावर झटके को रोकने के लिए एनटीसी का यूज किया जाता है, या बहुत सारे चार्जरों में देखेंगे तो एसी सप्लाई में रिले का भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि रिले और एनटीसी ही उस चीज़ को बचा सकता है, मतलब फ्यूज को और मॉसफेट को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो यहाँ पे एनटीसी है। जैसे अनप्योर डीसी निकला,
कैपेसिटर चार्ज होगा, स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करेगा। एनटीसी के अंदर क्या होता है, अब उनका खुद का रजिस्टेंस होता है, क्योंकि एक टाइप का ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ये स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करेगा, इसके अंदर रजिस्टेंस होने की वजह से वो क्या करता है, सप्लाई को स्लो स्पीड में पास करता है, जिससे कैपेसिटर स्लोली चार्ज होता है और लाइन न्यूट्रल की स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। और जब लाइन न्यूट्रल की स्पीड नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पे एम्पियर लेवल नहीं बढ़ेगा और ये ज़्यादा वोल्टेज अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, जिससे मॉसफेट और फ्यूज आपका क्या होता है, बच जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, सप्लाई देते ही मॉसफेट और फ्यूज एक साथ अगर वो खराब हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो एनटीसी पे काम करना होता है, क्योंकि एनटीसी ही इन दोनों कंपोनेंट को प्रोटेक्शन दे देता है और दे सकता है, क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इसका 12 या 15 ओम होना चाहिए। अगर उससे कम आता है, जैसे 5 आता है, 4 आता है, अगर चेक करने पे तो समझ जाओ रेजिस्टेंस वीक है, वो स्पीड को रोक नहीं सकता है। इसीलिए जब भी सप्लाई देंगे तो फ्यूज और मॉसफेट दोनों एक साथ ओपन हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। अब ये सप्लाई देखेंगे, जब 300 प्लस डीसी बना तो ये सप्लाई ट्रांसफार्मर के T1 T2 से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, इस मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है। ये एन चैनल मॉसफेट होता है, यहाँ पे लगाया जाता है। तो एन चैनल मॉसफेट को इनपुट ड्रेन पे दिया जाता है। यहाँ पे इस नंबर का यूज किया जाता है। एस नंबर यहाँ पे भी एक हिसाब से क्या करता है, इस ट्रांसफार्मर को एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हम वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इनसे सप्लाई होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, इस मॉसफेट के ड्रेन को। तो ये इस तरीके से सप्लाई यहाँ पे पास करा दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सिंगल रजिस्टर लगा होता है, 250K का यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जाता है, जो कि 300 प्लस डीसी बोल्ट से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 300 प्लस डीसी से कनेक्ट होता है। तो ये एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो गेट ड्राइवर आईसी का यूज किया गया है वो है OB 3844। इसमें काफ़ी टाइप की आईसी यूज़ की जाती है। 6 पिन की भी आईसी यूज़ की जाती है, 8 पिन की भी आईसी यूज़ की जाती है, और 38 सीरीज यानी उसी के 38 सीरीज भी आईसी का यूज़ किया जाता है। टोटल ये 8 पिन आईसी होती है। इसमें पिन नंबर 8 को NC किया गया है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया है, जबकि ये क्या होता है, NC होता है। यहाँ पे इसका यूज़ इन्होंने नहीं किया है। NC नॉट कनेक्टेड होता है। BFB का भी यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखेंगे तो जो FB है यानी फीडबैक होता है, जो इस आईसी को चालू करने का काम करेगा, यानी गेट से पल्स आउट करने का काम करेगा, वो पिन नंबर 1 होता है। इसका यूज किया है। 2 नंबर का भी यूज किया नहीं किया है, 3 नंबर और 4 नंबर का भी यूज नहीं किया है। तो कुछ पिनों को उन्होंने यूज नहीं किया है। तो पिन नंबर 1 फीडबैक, 2 काम इसका अगर हम देखेंगे, 2 काम। एक तो ये पल्स को आउट कराने का काम करती है। दूसरा, जब बैटरी आपकी फुल हो जाती है तो ऑप्टो कपलर और TL431 के द्वारा ये पिन नंबर 1 क्या करता है, इस आईसी को शट डाउन करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो इस रजिस्टर का काम क्या होता है कि जब आईसी आपकी ऑफ होती है तो ये रजिस्टर क्या करता है कि उस हाई वोल्टेज से कुछ वोल्टेज पास करके ये इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज करता है। पहला स्टेप यही होता है कि BCC कैपेसिटर को चार्ज किया जाए। जब BCC कैपेसिटर चार्ज होगा तभी ये आईसी डिसेबल मोड से अनेबल मोड में आएगी, और जब तक ये डिसेबल रहेगी, जब तक ये आईसी वर्क नहीं करेगी। तो इस आईसी को अनेबल करने के लिए, यानी इसके अंदर के सर्किट को ऑन करने के लिए अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट होता है। तो ये स्टार्टअप रजिस्टर के द्वारा इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, 12 वोल्ट से 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन जाती है, तो ये आईसी क्या होती है, अनेबल होती है, मतलब ये आईसी एक्टिव मोड में आती है। और जैसे BCC ग्राउंड मिलता है तो ये आईसी ऑन होगी। ऑन होते ही इसका पहला काम होता है कि अपने अंदर लगे ऑसिलेटर सर्किट को चालू करना, यानी अपने अंदर लगे हुए ऑसिलेटर यानी पल्स सर्किट को एक्टिव करना, ताकि ये स्विचिंग मोड में जाके एक्टिव हो जाए। तो ये जो स्टार्टअप वोल्टेज होता है ये सिर्फ आईसी को स्टार्ट करने के लिए आता है। रनिंग वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो रनिंग वोल्टेज इसका ऑक्सिलरी बाइंडिंग से यहाँ पे रनिंग वोल्टेज दिया जाता है, और ये सिर्फ आता है इस आईसी को स्टार्ट करने के लिए। जब आपका फीडबैक बाइंडिंग शुरू हो जाएगा तो ये स्टार्टअप रजिस्टर क्या करेगा, इधर से वोल्टेज अगर पास भी करेगा तो वो मिली वोल्ट पास करेगा, या वो क्या करेगा, एम्पियर को पास करेगा। तो वो हीट होके वहीं पे क्या करेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि रनिंग वोल्टेज जो है वो आपका कहाँ से आएगा, फीडबैक से आता है। ये कैसे आता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आईसी को BCC वोल्टेज मिला, आईसी अनेबल हुई। अनेबल होते ही इसका काम होता है कि ऑसिलेटर सर्किट को चालू करे। तो जैसे ये ऑसिलेटर सर्किट को चालू करेगी, अब
अगर हम लोकल ईवी चार्जर की बात करें तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं गेट से पल्स निकालने का। एक तो होता है कि पहले के चार्जरों में अगर हम देखते थे तो जब तक आप आउटपुट में लोड नहीं कनेक्ट करते, यानी बैटरी को कनेक्ट नहीं करते थे, जब तक ये ऐसी पिन नंबर 6 से पल्स को आउट नहीं करती थी। ये इसका पहला वर्किंग प्रिंसिपल था। पहले के चार्जरों में ये प्रिंसिपल यूज किया जाता था कि जब लोड होता, यानी जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता था, तो ये ऑप्टो कपलर एक क्षण के लिए चालू होता था और ये इस कलेक्टर यानी पिन नंबर 4 के वोल्टेज को जीरो कर देता था एक बार के लिए। तो जैसे पिन नंबर 1 जीरो होता था, आईसी समझ जाती थी कि आउटपुट में बैटरी कनेक्ट है और वो पिन नंबर 6 से पल्स को आउट करना शुरू कर देती थी, यानी मॉसफेट के गेट को स्विच कराना स्टार्ट करती थी। लेकिन अभी के जो चार्जर आ रहे हैं, अगर उनमें देखेंगे, अगर उन चार्जरों में अगर देखेंगे तो अभी क्या होता है, जैसे आईसी ऑन होती है, ऑसिलेटर सर्किट को चालू करेगी, तुरंत आईसी क्या करेगी, पिन नंबर 6 से पल्स को आउट करना शुरू कर देती है। अभी के चार्जरों में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि बगैर बैटरी के भी आपको चार्जिंग आउटपुट देखने को मिल जाता है, अगर आपका प्राइमरी सर्किट ओके है तो। तो यहाँ पे पहला स्टेप हुआ, बीसीसी कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब इसको बीडीडी भी कहा जाता है, आप बीसीसी भी कह सकते हैं, दोनों सप्लाई कहा जाता है। तो इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। अब जैसे ये ऑसिलेटर सेक्शन में ऑसिलेटर सर्किट को चालू करता है, ये आईसी क्या करती है, पिन नंबर 6 से PWM पल्स को आउट करना स्टार्ट करती है। अब इसके पिन नंबर 6 के सप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर को लगाया गया। ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट फॉर्म में ये क्या करता है, आईसी इसको ऑन ऑफ कराता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर NPN होगा, एक ट्रांजिस्टर PNP होता है। अब इसके BCC पे क्या होगा, यहाँ पे जब वोल्टेज होगा तो लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी। दोनों ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्टेड होता है, दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर भी कनेक्टेड होता है। इसी एमीटर पे जब ये स्विचिंग करते हैं तो ऑसिलेशन सर्किट यहाँ पे बनाई गई है, क्योंकि इस 12 वोल्ट को यहाँ पे एसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जब यहाँ पे एसी बन जाता है, उसी एसी पल्स को पास कराया जाता है इस मॉसफेट के गेट पे, जिससे ये मॉसफेट क्या करता है, धीरे धीरे प्राइमरी सर्किट को स्विचिंग मोड में लेके जाता है। तो यहाँ पे जो पल्स आता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आता है। एक बार पॉजिटिव देगा तो ये ट्रांजिस्टर चालू होगा, तो ये 12 वोल्ट कहाँ पे पास करेगा, एमीटर पे। तो एमीटर पे क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट। अब जब नेगेटिव पास करेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो वो उस एमीटर वाली वोल्टेज को क्या करेगा, कलेक्टर पे पास करेगा। तो एक बार वोल्टेज आएगा, एक बार क्या होगा, जीरो होगा, एक बार वोल्टेज आएगा। तो अगर इस तरीके से ग्राफ से अगर देखें तो वोल्टेज आता है, फिर इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर वेव सिग्नल बन जाता है। और वही एक स्क्वायर वेव जो सिग्नल होता है, ये T4 डायोड और इस रजिस्टर से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, मॉसफेट के गेट में। तो ये भी क्या करता है, मॉसफेट के गेट को पॉजिटिव नेगेटिव देता रहता है, जिससे ये मॉसफेट क्या होता है, धीरे धीरे प्राइमरी वाइंडिंग को स्विचिंग कराना स्टार्ट करता है। तो ये चीज इसका ये होता है कि जैसे ऑसिलेटर सर्किट चालू होगा, पिन नंबर 6 से गेट के लिए पल्स आउट कर देता है। अब यहाँ पे जो पिन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंस है। इसका काम क्या होता है, लोड को मेंटेन करना, यानी तो सेकेंडरी सर्किट को ऑपरेट कराना। यानी प्राइमरी में ये CS लगा होता है, लेकिन वो प्राइमरी से ही क्या करता है, सेकेंडरी में वोल्टेज को, एम्पियर को कंट्रोल करता है। CS का मतलब होता है करंट सेंस होता है। यहाँ पे देखेंगे मॉसफेट के सोर्स में एक शंट लगा होता है। शंट जो होता है मिली ओम में होता है। इसी के सप्लाई में अगर देखेंगे तो एक 1K का या 470 ओम का रजिस्टर, दोनों में से कोई एक मिल जाता है। किससे जुड़ा होता है, पिन नंबर 3 से। देखो आईसी चालू हुई, इसने मॉसफेट के गेट को स्विच किया। अब इसके ड्यूटी साइकिल को, जो पिन नंबर 6 से ड्यूटी साइकिल आउट हो रही है, उस ड्यूटी साइकिल को कितना देना है, कितना नहीं देना है, वो डिसाइड करता है पिन नंबर 3 डिसाइड करता है। यानी एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि पिन नंबर 3 मॉसफेट की गेट की स्विचिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर मॉसफेट ज्यादा स्विच करेगा, प्राइमरी में ज्यादा एम्पियर बनेगा, सेकेंडरी में ज्यादा एम्पियर आउट होगा, आउटपुट कंपोनेंट आपके खराब होते रहेंगे। इसीलिए उस एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ये जो पिन नंबर 3 ही होता है, वो क्या करता है कि जो पिन नंबर 6 से पल्स आउट होता है, उस पल्स को ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसका जो ड्रॉपेज वोल्टेज होता है 0.5। जब 0.5, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि जब यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप वोल्टेज, यानी जब मॉसफेट यहाँ पे ऑन होता है, ड्रेन सोर्स जुड़ता है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जब उस वोल्टेज ड्रॉप का फीडबैक यानी 0.5 वोल्ट
इसके पिन नंबर 3 को मिल जाएगा तो आईसी रीड कर लेती है कि एम्पियर यानी आउटपुट हमारा मेंटेन हो गया, आउटपुट में हमारा चार्जिंग आउटपुट हो गया, यानी आउटपुट लोड काम करना शुरू कर दिया। तो वो क्या करता है कि जितने पे ड्यूटी साइकिल आउट हो रही थी, यानी जितने परसेंट पे वो ड्यूटी साइकिल को ऑन निकाल रहा था, उस ड्यूटी साइकिल को फ्रीज कर लिया जाता है और जब तक सप्लाई चालू रहेगी, जब तक पिन नंबर 3 क्या करेगी, उसी ड्यूटी साइकिल के द्वारा इस मॉसफेट के गेट को स्विच कराएगी। अब ये जब प्राइमरी में इसके पोलरिटी चेंज होती है, यानी प्राइमरी में जब एसी बनता है तो इसके फीडबैक वाइंडिंग में ऑटोमेटिक एसी बन जाता है। जब यहाँ पे एसी बनेगा तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, ये रेक्टिफायर होता है तो ये क्या करेगा, उस एसी को अनप्योर डीसी करता है और आगे ये क्या करता है, यहाँ से एक रनिंग वोल्टेज देता है जो कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज रखता है। जब फीडबैक बाइंडिंग चालू हो जाता है तो ये स्टार्टअप रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को पास करना कम कर देता है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि आईसी अगर रनिंग में आएगी तो ये रजिस्टर वोल्टेज को पास नहीं कर सकता। बाय द वे अगर ये वोल्टेज को पास करेगा तो ये जो फीडबैक बाइंडिंग से आने वाला वोल्टेज है उसको अपने अंदर ऐड कर लेता है, या बाय द वे ये क्या करेगा, जो भी मिली एम्पियर पास करेगा वो रजिस्टर हीट होके वहीं पे डिस्चार्ज कर देता है। तो यहाँ से एक रनिंग वोल्टेज आउट हो जाता है। अब रनिंग वोल्टेज जब आउट हो जाता है तो इस आईसी को लगातार रनिंग वोल्टेज मिलेगा जब तक सप्लाई चालू रहेगी। फीडबैक से इस आईसी को रनिंग वोल्टेज देना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से प्राइमरी सर्किट स्विचिंग मोड में जाती है और सेकेंडरी में चार्जिंग वोल्टेज देखने को मिलता है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कि प्राइमरी सर्किट कैसे काम करती है, कैसे वो स्विचिंग करा के सेकेंडरी में वोल्टेज को आउट करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। और इन चार्जरों में प्राइमरी सर्किट में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, शंट रजिस्टर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इस बीसीसी कैपेसिटर रजिस्टर की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी प्राइमरी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये था लोकल ईबी चार्जर का प्राइमरी सर्किट। आज हम इस फर्स्ट पार्ट में इसको समझे हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसके सेकेंडरी सेक्शन के बारे में समझेंगे। तो इससे क्या ये है इसका प्राइमरी सर्किट। ये इस तरीके से यहाँ पे स्विचिंग कराकर सेकेंडरी में चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को पास कराया जाता है। तो ये था लोकल ईबी चार्जर में जो प्राइमरी सर्किट को एक्टिव करता है, प्राइमरी सर्किट को कैसे चालू करता है, ये इसका प्रोसेस था। इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, मॉसफेट शॉर्ट हो जाना, शंट रजिस्टर मेगा ओम में चला जाता है, आईसी को उड़ा देना, आईसी शॉर्ट हो जाती है और दोनों ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं। गेट की सप्लाई में लगा रजिस्टर वैल्यू को बढ़ा लेता है और ये रजिस्टर जब खराब हो जाता है तो इस बीसीसी कैपेसिटर को चालू नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि आईसी वर्क नहीं करेगी, यानी ये डिसेबल मोड में रहेगी। और ये जब डिसेबल मोड में रहेगी तो ये मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ नहीं कर सकती है, जिससे एसी सप्लाई देने से आपके सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आईसी पल्स को आउट नहीं कर रही है। तो हमें इसके वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से इस आईसी के स्टेप को चेक करेंगे। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। जब उस फॉल्ट को रिपेयर करोगे तो ये चार्जर आपका ऑन मोड में आ जाएगा और प्राइमरी सर्किट स्विचिंग मोड में जाएगी और चार्जिंग आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था लोकल ईबी चार्जर में यूज होने वाले सर्किट के बारे में, जो कि हमने अभी प्राइमरी सर्किट के बारे में जाना। आई होप आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी तरह चार्जर और एडवांस लेवल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।